नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है ससुराल में बेटी ने ऐसा क्या किया कि पिता को सबक सिखाने आना पड़ा। सुबह के 10 बजे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। प्रमिला जी ने चाय का कप रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रमेश जी भी अब तक अखबार हाथ में लिए उठ खड़े हुए। प्रमिला जी ने हाथ से इशारा कर दिया कि मैं जा रही हूँ। दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोलते ही जो चेहरा उनके सामने आए, उन्हें देखते ही मैं एक अनहोनी आशंका से भर उठा। पर सबके चेहरे पर मुस्कान देखते ही मन को थोड़ा सुकून मिला, पर थोड़ी चिंता तो अभी भी थी। कुछ कहती उससे पहले ही रमेश जी आगे बढ़े और दरवाजे पर खड़े अपने समधी अविनाश जी को गले से लगा लिया और कहा, वाह क्या सरप्राइज़ दिया है। अविनाश जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में ठहाका लगाया और कहा, इसी में तो मज़ा आता है। देखिए भाभी जी हैरानी में खड़ी हैं। भाई 6 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं। प्रमिला जी जैसे नींद से जागी और मुस्कुराते हुए नमस्ते की और आगे बढ़कर अपनी समधन आशा जी के गले लग गईं। पीछे बेटी ऋचा और दामाद अमित खड़े थे। अमित ने आगे बढ़कर पांव छू लिए और ऋचा माँ के गले लग गई। दोनों माँ बेटी की आंखें भर आई। जब तक रमेश जी आगे बढ़े और बेटी पापा के सीने से लगकर फपक पड़ी। रमेश जी की भी आंखें गीली हो गईं, पर अपने को संभाला और फिर दामाद को भी अपने बाहों में भर लिया। सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अंदर आकर सब ड्राइंग रूम में बैठ गए और प्रमिला जी किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि अविनाश जी की आवाज़ आई, भाभी जी चाय मिलेगी अदरक इलायची वाली, और ठहाका लगाने लगे। प्रमिला जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे वही बनाने जा रही हूँ भाई साहब, और किचन में चली गई। चाय लेकर जब ड्राइंग रूम में आई तो माहौल काफ़ी खुशनुमा हो चुका था। अविनाश जी अपने चिरपरिचित अंदाज में बैठे हुए बातों में मशगूल थे। दोनों समधी एकदम एक दूसरे के विपरीत थे। जहाँ रमेश जी धीर गंभीर स्वभाव के थे, वहीं अविनाश जी जहाँ भी बैठते माहौल एकदम मस्ती से भर जाता था। पर दोनों समधियों में पटती भी बहुत थी और एक दूसरे की दिल से इज्जत करते थे। चाय पीते हुए यहाँ वहाँ के हाल पूछे और अभी प्रमिला जी नाश्ते के लिए उठती कि ऋचा की सासू माँ ने कहा, भाभी जी नाश्ता हमने रास्ते में पैक करवा लिया था कि मिलकर खाएंगे, और फिर दोपहर तक अमित की बुआ जी के घर पहुँचना है तो लंच वहीं करेंगे। अरे ये क्या बात हुई, अब आए हैं तो एक दिन तो रुकिए, अभी तो बैठे भी नहीं। प्रमिला जी ने कहा, हाँ जी हमारा भी दिल था कि हम आपके पास रुकते, थोड़ी खातिरदारी करवाते, पर क्या करें थोड़ी मजबूरी है। अविनाश जी ने अपनी परिचित शैली में कहा, असल में दीदी की बेटी की बात पक्की हो गई है। 2 महीने बाद शादी है तो सोचा कि बधाई भी दे आएंगे और काम भी पूछ आएंगे। आशा जी ने कहा, रहने के लिए फिर आएंगे। प्रमिला जी ने बेटी की ओर देखा। दिल कुछ उदास हो गया कि बेटी इतनी जल्दी चली जाएगी। अभी तो उसका हाल चाल भी नहीं पूछा कि अविनाश जी की आवाज़ आई, अरे दुखी क्यों हो रही हैं भाभी जी, ऋचा अभी आपके पास 15 दिन रहेगी। अपने पापा से उसे ऐसी डोज मिली है कि बेचारी 3 महीने से हंसना ही भूल गई है, तो हमने सोचा कि थोड़ा टॉनिक पिला कर आते हैं। रमेश जी ने चौंक कर समधी जी की तरफ देखा और फिर बेटी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। अमित आएगा, 2-3 हफ्ते के बाद ऋचा को ले जाएगा। नहीं नहीं, ऋचा को हम छोड़ने आएंगे, रमेश जी ने तुरंत कहा। तो ठीक है, फिर वायदा रहा कि आप कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, अविनाश जी ने कहा और रमेश जी ने थोड़ी हिचक के साथ हाँ कर दी। 2 बजे तक वो सब चले गए। प्रमिला जी किचन समेट कर कमरे में आई तो दोनों बाप बेटी किसी बात पर हंस रहे थे। ऋचा माँ को देखते ही बैठ गई और बोली, मम्मा थक गई हो, आप बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ बढ़िया सी। खाना तो खाना नहीं है, पेट एकदम भरा हुआ है, क्यों पापा। रमेश जी ने सहमति से सिर हिला दिया और पत्नी को बैठने का इशारा किया और ऋचा कमरे से बाहर चली गई। प्रमिला जी थक गई थी तो फिर लेट गई। क्या सोच रही हो, रमेश जी ने पत्नी से पूछा। कुछ नहीं, बस यही दिमाग में चल रहा है कि ज़िंदगी में औलाद की बेहतरी के लिए कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। सही कहा तुमने, अब बच्चों की गलतियों को हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। उस समय हम ऋचा को गलत बात पर थोड़ी सी भी सह देते तो उसकी तो आदत हो जाती जिम्मेदारी से भागने की। और प्रमिला जी 6 महीने पीछे चली गईं। अभी ऋचा की शादी को 2 महीने ही तो हुए थे कि आशा जी वॉशरूम में फिसल गईं और पाँव में फ्रैक्चर हो गया।
डॉक्टर ने 1.5 महीने का प्लास्टर लगा दिया और आराम करने के लिए बोल दिया। अब घर का काम ऋचा के कंधे पर आ गया। हालांकि काम वाली लगी हुई थी, पर किचन का काम ऋचा को करना पड़ता था। जाहिर है काम थोड़ा बढ़ गया था। समय समय पर चाय, दूध, जूस वगैरह आशा जी को देना, आने जाने वालों की आव भगत और फिर तीनों समय का खाना। अभी अमित और अविनाश जी काफ़ी सहायता कर देते थे, पर ऋचा अब बिना बात के चिड़चिड़ाने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसे काम नहीं आता था, माँ ने उसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, पर शादी के एकदम बाद ऐसी जिम्मेदारी से वो घबरा गई और वहाँ से भागने के लिए छटपटाने लगी और बात बेबात में रोना धोना मचा देती। अमित के साथ अक्सर बहस हो जाती थी और आवाज़ें बाहर तक आ जाती थीं। अविनाश जी अनुभवी व्यक्ति थे और सब समझते थे, इसलिए हालात बिगड़ने की कगार पर पहुँचते इससे पहले ही उन्होंने अमित को ऋचा को उसके मायके ले जाने का आदेश दे दिया। अमित इसके लिए बिल्कुल तैयार न था, पर मम्मी पापा के कहने से ऋचा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पर मन में काफ़ी गुस्सा था उसे। ऋचा से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। ऋचा की खुशी का कोई पारावार न था। चंडीगढ़ से दिल्ली का सफ़र 5 घंटे का था। अतः अमित ने सुबह 4 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया। उसने प्लान बना लिया था कि सुबह 9-10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और दोपहर को 2-3 बजे तक वह निकल लेगा तो रात तक घर वापस आ जाएगा। सुबह 9:30 बजे दोनों घर पहुंच गए। घंटी बजाई, रमेश जी ने दरवाज़ा खोला और बेटी दामाद को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब तक प्रमिला जी भी दरवाजे पर पहुंच गई और उनकी प्रतिक्रिया भी पति जैसी हो गई। वो दोनों जानते थे आशा जी की हालत, अतः ऐसे समय में बेटी दामाद को देखकर भौचक्का हो जाना स्वाभाविक था। दोनों के मुंह से एकदम निकला, क्या हुआ, सब खैरियत से है? अमित कुछ कहते उससे पहले ही ऋचा ने खुशी से चहकते हुए कहा, सब मज़े में है पापा, बस आपकी याद आ रही थी तो हम लोग आ गए आपसे मिलने। और वहाँ मम्मी के पास कौन है? वो तो अभी बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। प्रमिला जी ने हैरानी से पूछा। वो मेड को कह दिया है 1 हफ्ते तक वो रुक जाएगी, अमित की तरफ से जवाब आया। अच्छा अंदर तो आओ, रमेश जी ने कहा। सब अंदर आ गए। प्रमिला जी चाय बनाने किचन में चली गई। जहाँ ऋचा चहक रही थी वहीं अमित चुपचाप बैठा हुआ था और रमेश जी के चेहरे पर चिंता के भाव आ जा रहे थे। तभी प्रमिला जी चाय और स्नैक्स लेकर आईं और चाय का कप अमित को दिया। कप लेते हुए अमित ने कहा, मम्मी जी मैं थोड़ी देर लेटता हूँ, फिर दोपहर को 3 बजे तक निकल जाऊँगा तो रात को टाइम से पहुँच जाऊँगा। ऋचा जब कहेगी मैं लेने आ जाऊँगा। प्रमिला जी ने सिर हिला दिया, कुछ कहा नहीं, बस इतना पूछा कि घर पर फ़ोन करके बता दिया कि तुम लोग ठीक ठाक पहुँच गए हो? जी, अमित की तरफ से जवाब आया। ठीक है, आप आराम करो। और प्रमिला जी ने अभी कदम बढ़ाए ही थे कि रमेश जी की आवाज़ आई। ऐसा करो बेटा, कल सुबह चले जाना, एक ही दिन में इतनी ड्राइविंग करने से परेशानी हो सकती है। भाई साहब से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है पापा, आप जैसा उचित समझे। और अमित कमरे की तरफ चल दिया। ऋचा पहले ही कमरे में चली गई थी। रमेश जी ने अविनाश जी से फ़ोन पर बात की और पूछ लिया कि अमित रात को अगर रुक जाए तो अविनाश जी ने तुरंत हाँ कर दी। अब दोनों पति पत्नी विचार विमर्श करने लगे। उन्हें ऋचा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर परिस्थिति को संभालना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। रात को डिनर के समय कहा, बेटा सुबह सुबह निकल लेंगे, ऋचा तुम्हारे साथ ही वापस जाएगी और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अमित एकदम अचकचा गया। शायद समझने और संभलने में समय लगा और फिर एकदम बोल उठा, नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ़ करेंगे? आप कुछ दिन ऋचा को रहने दीजिए, मैं आकर ले जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी नहीं जाऊंगी, थक गई हूँ काम करके, ऋचा ने तुनक कर कहा। तुम जाओगी? रमेश जी ने कड़े शब्दों में कहा। तुमने जो किया वो बहुत ही गलत था, ऐसी उम्मीद हमें तुमसे बिल्कुल भी नहीं थी, प्रमिला जी ने दुखी स्वर में कहा। बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, बेटा तुमने ज़िंदगी भर के लिए हमारी आंखें झुका दी, हमें तुम पर बहुत भरोसा था और तुमने एक ही झटके में सब तोड़ दिया। सिर्फ काम से घबराकर तुम यहाँ चली आई। ऋचा की आंखों से आंसू टपकने लगे, पर कहा कुछ नहीं। शायद अपनी गलती का एहसास होने लगा था, या उसे अपने मम्मी पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ कहना अभी मुश्किल था। अगले दिन सुबह 10 बजे जब घंटी बजने पर अविनाश जी ने दरवाज़ा खोला तो अमित के साथ तीनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। समझने और संभलने में कुछ वक्त लगा और आगे बढ़कर सबका स्वागत किया।
और अंदर आवाज़ लगाई, देखो भाई तुमसे मिलने कौन आया है, और सबको आशा जी के कमरे की तरफ लेकर चल दिए। आशा जी भी चकित हो गई, उठने की कोशिश करने लगी तो प्रमिला जी ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और वहीं उनके साथ बैठकर हालचाल पूछने लगी। ऋचा ने भी आगे बढ़कर पांव छू लिए और फिर बाहर आ गई। थोड़ी देर में ऋचा चाय की ट्रे लेकर कमरे में ही आ गई। चाय पीते पीते ही प्रमिला जी ने अविनाश जी और आशा जी को संबोधित करते हुए कहा कि हम आपसे शर्मिंदा हैं ऋचा की इस हरकत से। बच्चे हैं, बचपने में कई गलतियां कर देते हैं, पर यह हमारा फर्ज बनता है उन्हें समझाना। उम्मीद है आप उसे इस नादानी के लिए माफ़ करेंगे। आशा जी कुछ कहती इससे पहले ही अविनाश जी बोल उठे, अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है, बच्चे हैं और धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। वो अपनी जगह सही थी, शादी के एकदम बाद ऐसी स्थिति आ गई तो घबरा गई। वैसे तो इतने अच्छे से घर संभाल लिया था। क्यों ऋचा बेटे, मैं सही कह रहा हूँ ना? ऋचा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाकर बैठी रही। अब रमेश जी ऋचा से मुखातिब हुए, देखो बेटा अब यह घर तुम्हारे लिए सबसे पहले है। परिस्थिति से भागना कोई समाधान नहीं है। आज ये स्थिति है, कल कुछ और समस्या आ सकती है। वक्त का कुछ पता नहीं चलता और फिर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पर इस तरह से घबरा कर भागने से कुछ नहीं होता। एक बात और याद रखना, वो घर अब भी तुम्हारा है। हंसकर सबकी खुशी और सहमति से आओगी तो दिल खोल कर तुम्हारा स्वागत है, पर इस तरह से भाग कर आओगी तो ना मम्मी की और ना ही मेरी सपोर्ट मिलेगी। कोई दुख कोई तकलीफ़ है तो वो भी ज़रूर बताओ, हम तुम्हारे आगे खड़े हैं उस दुख तकलीफ़ को तुम तक पहुंचने से रोकने के लिए। उम्मीद है आगे से तुम हमें यूं नज़रें नीचे ना करने दोगी। बेटा ससुराल सिर्फ सुखों के लिए नहीं होता है, दुख में भी हाथ बटाने के लिए होता है। बेटा सुख में तो पराये भी साथ दे देते हैं, लेकिन जो दुख हर तकलीफ़ों में साथ दे वही अपना होता है। सिर्फ एक बार दिल से सोच कर देखो, क्या तुम्हारे माँ की ऐसी हालत होती तो भी तुम उनको छोड़कर अपने ससुराल चली जाती? माँ चाहे ससुराल की हो या मायके की, माँ तो माँ ही होती है। मुझे पता है मेरी बेटी को उसका जवाब मिल गया होगा। ऋचा चुपचाप बैठी रही, आंखों से आंसू बरस रहे थे। प्रमिला जी से देखा न गया, उठकर बेटी के पास गई और सिर पर हाथ फेरा। ऋचा माँ के गले लगी और फपक कर रो पड़ी। फिर सास ससुर की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी माँ पापा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आशा जी ने अपनी तरफ बुलाया और गले से लगा लिया। अविनाश जी ने भी आगे बढ़कर सिर पर हाथ फेर दिया और मुस्कुरा दिए। चलिए भाई साहब, मौका भी है और दस्तूर भी, कुछ मीठा लेकर आते हैं, अविनाश जी ने रमेश जी से कहा और दोनों महानुभाव बाहर चल दिए। रमेश जी अनुभवी व्यक्ति थे, समझ गए कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। टहलते हुए अविनाश जी ने कहा, मैं पहले दिन से ही आपकी बहुत इज्जत करता था, पर आज वो इज्जत दोगुनी हो गई है और मुझे अपने चुनाव पर बहुत गर्व हो रहा है। रमेश जी बोले, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस रिश्तों को सहेज कर रखना चाहते हैं। जानता हूँ ऋचा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी मम्मी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, पर आप जानते हैं घर में सबसे छोटी है तो लाड प्यार ज़्यादा मिला है और हम यह भी समझते हैं कि अब वो संभल कर चलेगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे ही, पर ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सही राह दिखाएं और ज़िंदगी की दुश्वारियों से भी बचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, पर आपको लगता नहीं कि डोज कुछ ज़्यादा हो गई? अविनाश जी ने कहा, कभी कभी बीमारी पर काबू पाने के लिए कड़वी दवा की डोज देनी पड़ती है, जो अक्सर फ़ायदा ही देती है, रमेश जी ने कहा और दोनों समधी गलवहियाँ डाले आगे बढ़े। मम्मा चाय, ऋचा की आवाज़ सुनते ही प्रमिला जी अचकचा उठी और फिर मुस्कुराते हुए बैठ गईं। हमारी बिटिया समझदार हो गई है, चाय का कप लेते हुए प्रमिला जी ने कहा। वो तो पता नहीं, पर उस दिन आप लोगों ने ये कठोर कदम ना उठाया होता तो शायद मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कभी ना होता। और पापा का वो गुस्सा, तौबा तौबा, अब मुझे कभी नहीं देखना, ऋचा ने हंसते हुए कहा और पापा के गले से झूल पड़ी। आपको रमेश जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।